नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज दिन में टोटल कितना घंटा पढ़े कमेंट में लिखिए फटाफट। देखिए यार, ये क्लास डेली रात 9 बजे आती है, तो जितना घंटा आप दिन में पढ़े होंगे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। देखिए यार, आपकी मेहनत करने या फिर ना करने से, आपके पढ़ने या फिर ना पढ़ने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पड़ोसियों को फर्क नहीं पड़ेगा, रिश्तेदारों को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आपको या फिर आपकी फैमिली को। अगर आप डेली मेहनत कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, तो भाई इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों ना इसे पॉजिटिव इंपैक्ट में बदला जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो भाई जितना ज्यादा हो सके डेली मेहनत करिए, पढ़िए, डेली जरूर पढ़िए। भले ही टाइम कम मिले, आधा घंटा पढ़ लीजिए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। इसका आपको नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बड़ा एग्जाम फोड़ना चाहते हो तो डेली पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, हाजिर हो आपके सामने 75 दिन चैलेंज का 12वां दिन लेकर। देखिए दोस्तों, 12 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे जीके जिसके क्वेश्चंस आपको कवर करा चुका हूं। हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूं। केवल एक एग्जाम के लिए नहीं, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीके जीएस की टेंशन मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा, इन एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक देखिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इतने लोग देख रहे हैं तो यार क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। अभी ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जहां भी जगह मिलती है वहीं पर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। संपूर्ण भारत के इतिहास के ये मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो चुकी है। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट फुल्ली सोल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं इन हैंड रिटन नोट्स को। कभी भी इतिहास अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किताब से, किसी भी टीचर की हेल्प आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स से प्रिपरेशन करते हो, बहुत ही ईजी है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ते हैं दोनों मिलकर। एसएससी एमटीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज की क्लास के क्वेश्चंस मुझे काफी इजी लगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित है? भारत के 4 लोक नृत्य आपके सामने दे रखे। इन चारों में से कौन सा लोक नृत्य है राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, या फिर कौन सा लोक नृत्य राजस्थान के अंदर धूमधाम से किया जाता है? देखिए, उड़ीसी है तो जाहिर सी बात है, ये तो उड़ीसा का एक लोक नृत्य है, समझ गए। एक है आपका कथकली। कथकली में काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। कैफोर कथक, कैफोर केरला, ठीक है। कौन सा? केरल। ये केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका? तमिलनाडु का, ठीक है। अब एक ऑप्शन आपके सामने बचा, ऑप्शन बी, कालबेलिया। कालबेलिया जिसको सपेरा डांस भी कहा जाता है, कई बार नागिन डांस से भी इसको संबोधित कर दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं काले कपड़े पहनकर इस डांस को परफॉर्म करती हैं और जो पुरुष होते हैं वो बीन बजाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सपेरा डांस या फिर नागिन डांस। और इसका नाम है कालबेलिया, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या मिल गया हमें? कालबेलिया, ऑप्शन बी, यही राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, समझ गए। चलिए गाइस, अगला सवाल है। फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल फिर खालिस्तान की आत्मकथा पुस्तक है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? मतलब इन चारों पर्सनैलिटी में से किसकी ये एक आत्मकथा है? देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब इन्होंने लिखी है जेल में बैठकर, ठीक है। जेबी कृपलानी, इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। साथ ही जेबी कृपलानी ने माई टाइम, एक ऑटोग्राफी है जेबी कृपलानी की, ठीक है। महात्मा गांधी की तो बहुत सारी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस टाइप की किताब एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन बच गया आपका ए, दलाई लामा। तो फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा पुस्तक है। दलाई लामा है कौन? आप सभी को पता है, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं या फिर 14th स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतन बौद्ध धर्म के, ठीक है।
तिब्बत से बौद्ध धर्म के लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, और ये 14th स्पिरिचुअल लीडर है। और फ्रीडम इन एग्जाइल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और खास बात यह है इनकी ये सेकंड कौन सी दूसरी ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल स्वतंत्रता में निर्वासन 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है, इसे जिसे 1991 में जारी किया गया है। दलाई लामा की पहली आत्मकथा माई लैंड एंड माई पीपल 1962 में प्रकाशित हुई थी, जो भारत में खुद को फिर से स्थापित करने, एक अंतरराष्ट्रीय हस्ती बनाने में पूर्व प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? दलाई लामा किसको बोला जाता है मैंने आपको बता दिया है, जो तिब्बत के बौद्ध धर्म के स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको दलाई लामा बोला जाता है। और ये जो किताब है फ्रीडम इन एग्जाइल, ये 14th दलाई लामा की आत्मकथा है। अगला सवाल है, भगत सिंह और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त इनका पूरा नाम है क्या? बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कहां पर थी केंद्रीय विधानसभा? दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने 1929 में, कब? 1929 में। एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें तो भाई 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। ठीक है, और कुछ पर्चे भी फेंके जिनके ऊपर इंकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ था। क्लियर है? अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। दोनों के दोनों हमारे बहुत ही जबरदस्त फ्रीडम रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931। इसी दिन हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। समझ गए दोस्तों? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में बम फेंका था, जिसके बाद इनको फांसी भी दी गई थी। कहां पर? लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर। समझ गए दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जो बम थे ये केवल आवाज करने वाले थे, धुआं देने वाले बम थे, किसी की जान लेने वाले बम नहीं थे। ये ध्यान आकर्षित, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने इन बम का इस्तेमाल किया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? बच्चों वाला सवाल है, SSC MTS 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि 7 महाद्वीप है। ठीक है, इन 7 में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी। देखिए दोस्तों, जो एशिया, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके अंदर टोटल 48 देश आते हैं। कितने? 48 देशों से मिलकर इस कॉन्टिनेंट को बनाया गया है। ठीक है, 44.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। क्या है इसका एरिया? देख रहे हो कितना। पॉपुलेशन की बात करें 4.8 बिलियन, मिलियन नहीं भाई, बिलियन, 4.8 बिलियन इसकी कुल पॉपुलेशन है लगभग। ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें दुनिया का कि दुनिया का कितना पार्ट है, कितना एरिया कवर करता है, ये टोटल 58, पूरी दुनिया का 58% एशिया कॉन्टिनेंट ही कवर करता है। पूरी दुनिया का लगभग 58% एशिया कॉन्टिनेंट ही कवर करता है। अब पेपर में इस बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया रहेगा। क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होगी सही। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि देश भी है और अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? 2022 तक इन चारों में से किस भारतीय सिंगर के पास सबसे अधिक ऑस्कर अवार्ड है? केवल 2 ही ऑस्कर अवार्ड है, और वो है AR रहमान के पास। 2009 में एक फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर। जय हो एक गाना था जिसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इनको AR रहमान को 2009 में 2 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था स्लमडॉग मिलियनेयर पिक्चर के लिए। समझ गए? अगला सवाल है, गुरु केलुचरण महापात्र
पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में की गई है? गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई थी? देखिए दोस्तों, आज एक पुरस्कार है गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार, जो कि नृत्य शैली में दिया जाता है। किसमें? नृत्य शैली के लिए दिया जाता है, यानी कि जो बेस्ट नर्तकी होती हैं, कुछ नृत्य के क्षेत्र में, क्लासिकल डांस के क्षेत्र में कुछ हटके करते हैं ना, उनको गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि जिनके सम्मान में इस पुरस्कार को बनाया गया है वो किस नृत्य शैली से संबंधित थे, यानी कि गुरु केलुचरण महापात्र के सम्मान में इस पुरस्कार को बनाया गया है, ये किस नृत्य शैली से संबंधित थे, कौन सा डांस ये करा करते थे? तो भाई ये करते थे उड़ीसी डांस। ठीक है, उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है ना, उड़ीसी, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, देखिए केलुचरण महापात्र, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। केलुचरण महापात्र वाज अ लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल डांसर, गुरु एंड एक्सपोनेंट ऑफ उड़ीसी डांस, who is credited with the popularizing of this classical dance from in to 20th century. He is the first person to receive the Padma Vibhushan from उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से ये पहले इंसान थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 जनवरी 1926 को हुआ था, निधन 7 अप्रैल 2004 में हुआ था, 78 साल की उम्र में भुवनेश्वर के अंदर। पद्म विभूषण, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो भाई अगर एग्जाम में कभी भी गुरु केलुचरण महापात्र से सवाल दिख जाए तो भाई ये उड़ीसी डांस से संबंधित थे और इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और इनके सम्मान में गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार शुरू किया गया है, जो कि डांस से रिलेटेड है, डांस के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है अंबुबाची मेला। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। जब मैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करता था मेरे सामने ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो भाई अंबुबाची मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला एक वार्षिक मेला है, एक वार्षिक फेस्टिवल है, जो कि भारत के एक स्टेट में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली जब मानसून सीजन आता है ना, उसकी शुरुआत में इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कहां पर मनाया जाता है? इन चारों शहरों में से किस जगह मनाया जाता है? तो भाई अंबुबाची मेला जो प्रसिद्ध है ना, वो असम राज्य के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसका एक बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। कौन सा शहर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर के अंदर ही इस मेला का आयोजन होता है हर साल। डेफिनेशन देखिए, द अंबुबाची मेला इज एन एनुअल हिंदू मेला, मतलब ये हिंदू धर्म से रिलेटेड एक वार्षिक मेला है। ठीक है, हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी असम, यानी कि गुवाहाटी के अंदर जो कामाख्या मंदिर है वहां पर इसका हर साल आयोजन होता है। ठीक है, दिस ईयरली मेला इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन दैट हैपेंस टू फॉल ड्यूरिंग द आसमी मंथ हरा, ठीक है, आहार अराउंड द मिडल ऑफ द जून, यानी कि जब जून महीने के बीच में मानसून सीजन की शुरुआत होती है तब इस मेले की शुरुआत होती है, इस मेले का आयोजन होता है। व्हेन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज इन स्पेट ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रह्मपुत्र रिवर नियर द टेम्पल टर्न्स रेड एंड 3 days, यानी कि इस टाइम पर मंदिर के पास जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना, 3 दिन के लिए रेड हो जाती है, 3 दिन के लिए रेड हो जाती है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो भाई अंबुबाची मेले का आयोजन हर साल कहां पर होता है? असम राज्य के गुवाहाटी शहर में। किस मंदिर में? कामाख्या टेम्पल के पास। नदी पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किसे रेशम उत्पादन कहा जाता है? रेशम उत्पादन क्लियर है? किसे रेशम उत्पादन कहा जाता है? रेशम उत्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, मतलब रेशम के कीड़ों का जो व्यवसाय होता है ना, रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है उसको ही बोलते हैं सेरीकल्चर। तो रेशम उत्पादन, रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन होता है, ठीक है, जिससे रेशम बनता है, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। अब 3 और ऑप्शन हमारे पास है। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। फलों के उगाने की प्रक्रिया या फिर फलों की खेती को क्या बोलते हैं? पोमोकल्चर, सॉरी पोमोलॉजी। बात रही मछली का प्रजनन, मछली पालन को क्या बोलते हैं?
पीसी कल्चर बोलेंगे या फिर एक्वा कल्चर बोलेंगे। पीसी कल्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक होता है एपीकल्चर, EPICULTURE, मधुमक्खी पालन, ठीक है, जो मधुमक्खी पालन होती है ना, उनको बोलते हैं एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का संचालक है, यानी कि बिजली जिससे गुजर सकती है, कौन सा पदार्थ है इन चारों में से? ग्लास में से करंट गुजर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? नहीं, तो ये तो इसका सही आंसर नहीं है। अभ्रक यानी कि माइका के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है? बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, ये तो इंसुलेटर होता है। एक होता है आपका एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है? एक प्रकार की रबर होती है, ठीक है, काफी लचीली रबर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रबर होती है, हार्डकोर रबर होती है एबोनाइट। इसके अंदर से भी, रबर के अंदर से भी बिजली नहीं जा सकती। चांदी, सिल्वर, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो चांदी के अंदर से विद्युत धारा संचालित हो सकती है। SSC MTS 2023 में पूछा गया। इतना आसान सवाल क्यों पूछा, मैं तो यही सोच रहा हूं यार, बस बहुत आसान है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का ये सवाल है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है उद्यमिता को समर्थन देना है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू कर रखी है। तो भाई किन के लिए ये योजना है, ठीक है, किनको समर्थन देने के लिए योजना है? निर्माण श्रमिक यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना है, उनको समर्थन देने के लिए, उनको बिजनेसमैन बनाने के लिए योजना है, या फिर अनुसूचित जाति जो आपकी SC कैटेगरी के लोग हैं उनको, या फिर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए समर्थन दिया जाता है, या फिर व्यवसायी जो लोग हैं, यानी कि जो ऑलरेडी व्यापारिक है या फिर जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, उनको समर्थन देने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो भाई ये तो ऑलरेडी व्यवसायिक हैं, इनको क्यों समर्थन दिया जाएगा? ये तो बिजनेस चला रहे हैं, इनको तो नहीं दिया जाएगा। निर्माण श्रमिक जो हुए वो तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, इनको लिए भी नहीं है। तो स्टैंड अप योजना जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और साथ ही वुमेन, फीमेल्स के लिए, ठीक है, इन तीनों कैटेगरी को एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उद्यमिता में शामिल होने के लिए समर्थन दिया जाता है। समर्थन कैसा दिया जाता है? 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, ताकि वो अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सके। किनको दिया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए स्टैंड अप योजना, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में निकलती है? महाराष्ट्र में निकलती है या फिर महाराष्ट्र से निकलती है? SSC CHL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल। कौन सी नदी है जो कि महाराष्ट्र राज्य से निकलती है? ताप्ती नदी है क्या? नहीं, ताप्ती नदी तो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें, ताप्ती रिवर जो है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से ये नदी निकलती है। मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है, एक जंगल है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल जिला, जहां से ये नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? ताप्ती। दूसरी नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी तो उत्तराखंड से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड से। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, ठीक है। बाद में आगे चलकर जो आपका संगम है गंगा जमुना सरस्वती का प्रयागराज में, वहां पर जाके मिलती है। उसके बाद एक नर्मदा नदी है ऑप्शन में। नर्मदा नदी भी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स इन द मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इट राइज नियर अमरकंटक इन द मैकाल हिल्स, वहां से निकलती है। चौथा ऑप्शन है हमारा गोदावरी। ये कहां से निकलती है? ये निकलती है त्रिंबकेश्वर। कहां से? त्रिंबकेश्वर कहां पड़ता है? नासिक के अंदर पड़ता है। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर ही तो है नासिक। तो भाई ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? डी, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिणी की गंगा भी इस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो भाई गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक त्रिंबकेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन,
सतवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सतवाहन एक साम्राज्य था जो कि साउथ इंडिया का सबसे पॉपुलर साम्राज्य था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सतवाहन जो साम्राज्य था इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक या फिर सबसे प्रभावशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, तो भाई सबसे शक्तिशाली शासक जो रहा सतवाहनों का वो गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर सतकर्णी रहा है। ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक था। सवाल एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है सतवाहनों का संस्थापक कौन? संस्थापक कौन था? तो भाई संस्थापक था सतवाहनों का सिमुक। कौन? सिमुक। सिमुक ने स्थापना करी थी सतवाहनों की। समझ गए दोस्तों? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? यानी कि दोस्तों ये तो आपका भारत हो गया और ये आपका नीचे श्रीलंका है। ये बीच में जो जलडमरू मध्य है, यहां से जो ये पानी बह रहा है इसकी कुछ प्रॉपर चौड़ाई भी है और इसकी कुछ लंबाई भी है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? ये कौन सी खाड़ी है एक तरीके से जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, श्रीलंका के उत्तर में है। ठीक है, बीच में है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक की खाड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। पाक की खाड़ी, ज्यादा तो नहीं चला गया। हाँ, अगला सवाल है 1500 का 1800 नजर आ रहा है। 1568 में चित्तौड़ के अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना खालिस्तान ने की थी। 1568 में चित्तौड़ का एक युद्ध हुआ था जिसमें चित्तौड़ का एक शासक था और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें चित्तौड़ का वो शासक हार गया था और अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अपना कब्जा ले लिया था। उसके बाद चित्तौड़ के उसी शासक ने राजस्थान के अंदर एक शहर की स्थापना करी थी। उस शहर का नाम क्या था? उदयपुर। तो उस चित्तौड़ के शासक का नाम बताना है। उस चित्तौड़ के शासक का नाम था राणा उदय सिंह। क्या था? राणा उदय सिंह, जिसने चित्तौड़ का किला हारने के बाद राजस्थान के अंदर उदयपुर शहर की स्थापना करी थी 1568 में। ये जो युद्ध था 1567 से लेकर 1568 तक चला था। ठीक है, किस किस के बीच? अकबर और राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह पता कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का पता है? महाराणा प्रताप का पिता था राणा उदय सिंह। कौन था? पिता महाराणा प्रताप। इनके बेटे थे जो कि राणा उदय सिंह के बाद गद्दी पर बैठे थे। क्लियर है? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि एग्जैक्टली हुआ था 1576 में। अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह फर्स्ट ने करा था। किसने? राजा मानसिंह फर्स्ट। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि इस युद्ध में मुगल हार गए थे, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गया था। तो इसके बारे में सही फैक्ट मिलता नहीं, बल्कि सही फैक्ट यह है कि दोनों सेनाओं का जबरदस्त नुकसान हुआ था। अकबर की सेना का भी जबरदस्त नुकसान हुआ था, लाखों सैनिक मारे गए थे, जिसकी वजह से दोनों ही पीछे हट गए थे एक तरीके से। यानी कि मेरे हिसाब से इतिहास के कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं लिखना था, लेकिन कुछ सोर्सेज कहते हैं कि महाराणा प्रताप विजयी रहा था, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि राजा मानसिंह जो कि अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था वो जीता था। समझ गए? तो वैसे महाराणा प्रताप जो था राणा उदय सिंह का ही पुत्र था। अगला सवाल है भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि कौन भारत के संविधान की व्याख्या कर सकता है और नागरिकों को या फिर किसी को भी याद दिला सकता है कि भाई ये भारत का संविधान है, ये कानून है और इनका पालन होना चाहिए। मान के चलिए अगर कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाता है कि भाई मेरे ऊपर ये जुल्म हुए हैं या फिर मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, तो जिसने उल्लंघन किया है या फिर जो दोषी पाया गया है उनके केस को सुलझाते हुए जो कोर्ट है, जो अदालत है, संविधान की व्याख्या कर सकता है और बता सकता है
कि भाई संविधान के ये रूल रेगुलेशंस है, इनका पालन आपको करना होगा। तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो भाई ये शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हालांकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अंडर। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय इसका के पास इसकी शक्ति होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है। अगला सवाल, और बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, और रियली में बच्चों वाला सवाल है। ये जो बीमारी है बच्चों में ही होती है ज्यादातर। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 में सवाल पूछा गया, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? समझ गए? Which among the following organs in human body is most affected by pneumonia disease? तो भाई निमोनिया जब किसी छोटे बच्चे को होता है तो क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको खांसी बहुत ज्यादा होती है, उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द उठता है। तो क्या हमारे सवाल का आंसर मिल गया? जी हाँ, बिल्कुल मिल गया। निमोनिया जब बीमारी होती है, निमोनिया रोग में सबसे पहले जो हमारे सांस लेने की का सिस्टम है, क्या है? फेफड़े, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो भाई निमोनिया बीमारी में जो हमारे फेफड़े हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अगला सवाल है, और ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा जा चुका है, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? यार बच्चों वाला सवाल है, जो लोग क्रिकेट लवर होंगे उनको तो पता होगा। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कंफ्यूज करने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है राज्यसभा, ना कि लोकसभा। अगर राज्यसभा की बात हो रही है, किसकी? राज्यसभा। अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो नागरिकों की, मतलब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर पूछ ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम नागरिक की कितनी आयु होनी चाहिए, तो भाई 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। तो इस क्वेश्चन में राज्यसभा पूछा गया, तो इसका आंसर ए सही है, ऑप्शन ए, मतलब 30 वर्ष। अगला सवाल है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि किस सन में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, इसको खत्म किया गया? प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन इंडिया इन, यानी कि कौन से साल में? यह सवाल एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। बढ़िया लेवल का सवाल है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ जैसे एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको नहीं पता सती प्रथा क्या थी, मैं आपको बता देता हूं। आज से 200-300 साल पहले हिंदू धर्म की एक बहुत ही भयानक कुप्रथा थी। उस टाइम पर अगर किसी महिला के पति का निधन हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी चिता के साथ साथ उसकी चिता में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो देख रहे हो कितनी भयानक कुप्रथा थी। खास बात ये रही, उस टाइम पर भारत में अंग्रेजी शासन चल रहा था। एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने इसके खिलाफ कानून बनाने की रिक्वेस्ट करी ब्रिटिश सरकार से, और भारत में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था भारत के अंदर। ठीक है, यानी कि कुछ गवर्नर जनरल भारत के अंदर अच्छे भी हुए थे, वरना उनको क्या पड़ी थी भारत में ऐसी कुप्रथाओं को खत्म करने की। अब देखिए दोस्तों, केवल अंग्रेज नहीं, एक भारतीय भी इसमें था, जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय। इन्होंने भी इसको खत्म करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ये जो कुप्रथा खत्म हुई थी एग्जैक्टली 1829 में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्लियर है? और वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, ये गवर्नर जनरल था जो कि 1828 से लेकर के 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। क्लियर है? और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भारत के अंदर से जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था वो 1829 में लगा था। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में, जिसमें यह भी था कि सती प्रथा पर बैन लगना चाहिए। ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम स्वीटनर है,
यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर सैक्रिन है। लैक्टोज तो नेचुरल है जो कि हमें सिंपली दूध से मिल जाता है, ठीक, लैक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है। सैक्रिन आर्टिफिशियल है जिसमें कैलोरी भी नहीं होती, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि स्पेशली आइसक्रीम वगैरह में डाला जाता है। नेक्स्ट है एक फुटबॉल टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर कभी हॉकी पूछ ले तो हॉकी टीम में भी टोटल 11 खिलाड़ी ही होते हैं। यार कुछ सवाल तो बिल्कुल बच्चों वाले होते हैं, मतलब एक छोटा बच्चा भी उसका आंसर दे दे। अगला क्वेश्चन है, ब्लैकबक नेशनल पार्क खालिस्तान में स्थित है। ब्लैकबक नेशनल पार्क यानी कि काला हिरन नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात के भावनगर जिले के विलावदार में स्थित है। यह पार्क 1976 में स्थापित किया गया था और 34.08 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो भाई भावनगर के वेलवदर जिले में स्थित है। मतलब जिला तो भावनगर है, वहां पर एक जगह पड़ती है वेलवदर जहां पर ये स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और ये ब्लैकबक नेशनल पार्क इसका नाम है, जहां पर काले हिरन पाए जाते हैं, ब्लैकबक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। SSC टेस्ट 2022 का ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थापित किया गया था। आपको पता है भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? बिल्कुल कोलकाता के अंदर किया गया था 1 जुलाई 1862 में। यहां पर क्वेश्चन में पूछा दिल्ली का उच्च न्यायालय, दिल्ली का हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? एग्जैक्टली 1966 में की गई। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो भाई 31 अक्टूबर 1966 में दिल्ली की हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कोलकाता हाई कोर्ट। 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान साम्राज्य का वर्णन किया, एक चेरी की तरह जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी शासन जो था, जो छोटे छोटे हमारे साम्राज्य थे भारत के अंदर, उनको अपने अंदर विलय कर रहा था, उनके ऊपर कब्जा कर रहा था। लेकिन कुछ साम्राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने जमकर टक्कर दी अंग्रेजी शासन को, जैसे एक अवध का था, ठीक है, अवध में नवाब हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने इनको जमकर टक्कर दी। लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ये कहता था कि एक दिन अवध एक चेरी की तरह हमारे मुंह में आ गिरेगा, ठीक है। और फाइनली 1856 में हुआ भी ऐसा ही। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर विलय कर लिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अवध। अवध को कहा था लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा। सुजाऊ दौला अवध का ही तो नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? 4 नाम आपके सामने दे रखे हैं। ये चारों खिलजी साम्राज्य के शासक रह चुके हैं, लेकिन हमें बताना है कि इन चारों में से खिलजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, जिसने खिलजी साम्राज्य की नींव डाली थी। खिलजी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो एग्जैक्टली अगर हम बात करें 1290 में हुई थी। 1290 से 1320 तक खिलजी शासकों ने राज किया था, ठीक है। 2 ही शक्तिशाली शासक हुए थे, जिसमें से एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने दक्षिणी भारत पर भी हमला करके खिलजी साम्राज्य की स्थापना करी थी। मतलब अखंड भारत के निर्माण करने की कोशिश ने करी थी कि मैं पूरे भारत के ऊपर शासन कर लूंगा, सिकंदर, दूसरा सिकंदर मैं बनूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा पूछ रहा है कि भाई संस्थापक कौन था? संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। कब? 1290। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासन रहा था वो 1296 तक रहा था। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी था। लिख देता हूं, आपके याद रहेगा। 1290 से लेकर 1296, यार दिमाग, 1290 से लेकर 1296 तक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक बैठा, ठीक है, 1316। उसके बाद नसूरुद्दीन खुसरो साहबी बैठा, जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर के लिए बैठा।
कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग नसूरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी साम्राज्य का आखिरी शासक था, लेकिन अगर हम रियलिटी के बारे में बात करें, खिलजी साम्राज्य का जो आखिरी शक्तिशाली शासक था या फिर आखिरी शासक था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। कुतुबुद्दीन मुबारक, जिसने 1316 से 1320 तक गद्दी पर राज किया। ठीक है, नसूरुद्दीन खुसरो शाह तो बहुत ही कम टाइम के लिए गद्दी पर बैठा था। आखिरी जो शासक था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, जो कि एग्जैक्टली अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर बैठा था। 1316 से 1320 तक इसने राज किया था। समझ गए? डेफिनेशन देख लीजिए, द खिलजी डायनेस्टी ऑल्सो स्पेल्ड खिलजी हैज टू प्रोमिनेंट एम्परर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये शक्तिशाली शासक थे। समझ गए? रूलिंग 1290 से 1296 तक फिरोज ने करा, और मतलब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने शासन किया, और 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। ठीक है, तो ये सब कुछ था पूरा खिलजी साम्राज्य से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो खिलजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या फिर फिरोज खिलजी। तो भाई ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, और आज की इस क्लास का पीडीएफ यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में हिंदी इंग्लिश में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, ये भारत के पहले मोस्ट सिलेक्टेड मल्टी कलर हाईलाइटेड हिस्ट्री के नोट्स हैं, जो कि टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आते हैं, डिटेल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फटाफट डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दो, और ये प्रिंटेबल है, आप इनको प्रिंट आउट निकाल कर भी पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।